हेलो जीनियस, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस के लेक्चर, जो मोस्ट आईएमपी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई के अंदर एज वेल एज गुजरात बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी के अंदर जो होगा कौन से चैप्टर का है? लाइफ प्रोसेस। स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो देखो, लाइफ लाइफ मीन्स क्या होता है? जो हम सर्वाइव कर रहे हैं वो द एक्टिविटीज विच आर मेंटेन अवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेट्रा। द एक्टिविटी विच आर मेंटेन अवर लाइफ, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। किस क्या बोलते हैं उसको? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में आता क्या है जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है? फर्स्ट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब जो अदर जो प्रोसेस गिवन है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, बस के लिए अलग चैप्टर रखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन यानी क्या? उससे पहले आपको अगर पता हो, जैसे हमने फूड लिया, फूड क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब कौन कौन से न्यूट्रिशन आएंगे? तो तुम लोग को बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं, प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, देन विटामिन्स ले रहे हैं, एक्सेट्रा। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो एक सेकेंड पेज पर अगर आपने रीड किया हो तो, why diffusion rate is faster in unicellular organism as compared to multicellular? क्यों डिफ्यूजन फास्टर होता है यूनिसेल्युलर में? आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्योंकि लॉजिक लगाओ। अगर अगर हम देखेंगे, हमने नाइन्थ में भी स्टडी किया था कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनि मीन्स क्या होता है? सिंगल सेल। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से। तो इजीली क्या होगा? ये एनवायरमेंट के साथ इजीली कनेक्शन कर सकता है। तो यही रीजन है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट एज कंपेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लॉजिक लगाओ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें स्किन होती है जो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहा है। अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता तो हम डायरेक्ट गैस को ही बॉडी में ले लेते ना। बट हमारा गैस कहाँ से जा रहा है? नोस्ट्रिल्स हेल्प कर रहा है, ट्रेकिया हेल्प कर रहा है, देन लंग्स में जा रहा है, देन ब्लड में जाएगा, देन टिश्यू में जाएगा। तो हमारी जितने भी लेयर्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट होते हैं एनवायरमेंट के, जिसकी वजह से इनके अंदर डिफ्यूजन रेट क्या होता है? स्लो। क्लियर? चलो, रीजन पता चल गया आपको। आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है कि देखो, सबको पता है, सेवेंथ के अंदर भी आप स्टडी कर चुके हो कि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके थ्रू क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, फूड बना रहे। फोटो मीन्स क्या होता है? सिंपल लाइट। अब लाइट के प्रेजेंस में वो क्या बना रहा है? सिंपल फूड। प्लस एनिमल्स भी क्या ले रहे हैं? फूड। अब अगर वो फूड बना रहा है, फूड डाइजेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन तो बॉडी के अंदर आ रहा है। तो ये न्यूट्रिशन को स्टोर हो किसके फॉर्म में कर रहेगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो मैं पॉइंट्स अभी आपको बता रहा हूं वो, 1 मिनट, चलो यहां पे नोट डाउन करते रहना बच्चों आपको। फर्स्ट, अगर पूछेंगे ह्यूमन एनिमल्स के अंदर, सिंपल, मैं भी यहां पे भी लिख देता हूं एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है, वो फूड किसके फॉर्म में स्टोर होगा? तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन। क्या याद रखना है आपको? ग्लाइकोजन। द फूड स्टोर इन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्वेश्चन सेकेंड आता है, तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा? सो प्लांट्स के अंदर हमें याद रखना है, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोसेस बना रहे, और जो भी फूड बनने वाला हो किसके फॉर्म में स्टोर होने वाला है? स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन फोटोसिंथेसिस। अब देखो, डायग्राम अच्छे से समझना और रिएक्शन को भी। हमें बताएं कि प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? CO2। रूट्स के थ्रू क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वाटर। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तो याद रखना है सनलाइट।
सनलाइट किसके अंदर हो रहा है, क्लोरोफिल, और इससे क्या बना रहा है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। क्लियर है? अब समझना है, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी, याद रखना है आपको। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। फर्स्ट हमें बताए प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में जो CO2 एब्जॉर्ब करे वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करने वाले हैं, रूट्स। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा ये, ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट। किसमें हो रही है, क्लोरोफिल। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। क्या रिलीज कर रहे हैं, इसका बाय प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा वाटर। क्लियर हुआ? फिर से बताओ, अगर डेफिनेशन लिखनी हो फोटोसिंथेसिस की तो क्या लिखोगे, ग्रीन ऑर्गेनिज्म। व्हाई वी आर यूजिंग द ग्रीन ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ग्रीन ऑर्गेनिज्म इंडिकेट क्या कर रहा है कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट जिसमें होगा वही क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग, द ग्रीन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस, फूड बाय कंबाइनिंग ऑफ, green organism prepare food by combining of carbon dioxide and water in presence of sunlight by chlorophyll is known as photosynthesis। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, green organism prepare food by combining of carbon dioxide and water in presence of sunlight by chlorophyll is known as photosynthesis। याद रखना, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज। इसका बाय प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन। क्लियर? अब रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं हम लोग, क्या होता है, स्टेप्स, इवेंट्स अच्छे से समझना। यहां पे मैंने बना लिया क्लोरोप्लास्ट। सबको पता है इनके अंदर कुछ पैलेट्स होते हैं जिसको थाइलाकोइड्स बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ पैलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। फिर यहाँ लेमिला होता है जो इसको ज्वाइन करके रख रहा है। हमें बस मोस्ट ऑफ ये इवेंट्स पढ़ने हैं कि इवेंट्स हो कैसे रहा है। तो देखो यहाँ पे हम मार्कर का चेंज कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट आ रही है। फर्स्ट इवेंट क्या हुई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, जैसे ही सनलाइट इसके अंदर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी लाइट एनर्जी होगी उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल रिएक्शन। अगेन रिपीट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। सेकेंड, इसी के अंदर साथ में क्या हो रहा है, जैसे ही यहां पे किसकी एंट्री होगी, H2O की, तो ये केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो H2O होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होगा, फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो अब ये जो ऑक्सीजन है बाहर निकल गया, जो याद हो तो हमने ये वाली रिएक्शन में मेंशन किया था, ये रहा, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अब कौन बच गया इसमें, हाइड्रोजन। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, अभी स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पे जाएगा ये, स्ट्रोमा में। अब क्वेश्चन आता है किसे, स्ट्रोमा में क्या होगा, तो स्ट्रोमा में क्या होगा, सिंपल, जैसे यहाँ पे CO2 की एंट्री होगी, किसकी, CO2 की, तो हाइड्रोजन इसके साथ एडिशन कर लेगा,
और एडिशन करने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। तो जैसे ये H2CO2 के साथ रिएक्शन किया तो स्ट्रोमा के अंदर उसने क्या फॉर्मेशन किया? ग्लूकोज। क्या बना दिया? ग्लूकोज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखना है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड लास्ट में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, देन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड वही ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में। इसको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, ये वाला पॉइंट ये रहा। अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट में क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सनलाइट एब्जॉर्ब हुई। सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा? सेकंड में इसने लाइट को केमिकल में कन्वर्ट किया। फिर जैसे वाटर के अंदर एंट्री हुई तो इसको कन्वर्ट किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर वही हाइड्रोजन किस में एंट्री करेगा? स्ट्रोमा में। तो जहां पे CO2 का रिडक्शन होके वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का। डन। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में सेकंड टॉपिक गिवन है डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट के बारे में क्यों बताया गया? क्योंकि जनरली जितने भी प्लांट्स होते हैं डे में ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, डे में ही सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डे में क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? CO2। बट डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना, याद रखना है, नाइट में कुछ और प्रोसेस कर रहे हैं एंड डे में कुछ और प्रोसेस कर रहे हैं। तो डे में कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? तो याद रखना है सबसे कॉमन होगा फोटोसिंथेसिस। क्यों नाइट में नहीं कर सकते? बिकॉज फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। नाइट में क्या कर रहा है? ये स्टोमेटा ओपन करके क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है इस कंडीशन में जो स्टोमेटा होगा वो क्या होगा? क्लोज। लॉजिक लगा। डेजर्ट प्लांट है, जहां पे डेजर्ट एरिया है, वाटर की पहले से डेफिशिएंसी है। अगर बाई चांस डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन कर दिया तो मैक्सिमम वाटर जो उसके अंदर स्टोर था वो वेपराइज हो जाएगा। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट क्या कर रहे हैं? नाइट में जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसको ओपन करके CO2 को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और डे में क्या कर रहे हैं? स्टोमेटा क्लोज करके कौन सी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। ये इसका एक्चुअली रीजन है, ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द डे टाइम दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको देखो 5.1 में गिवन है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि नेसेसरी कंडीशन क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक वेरीगेटेड प्लांट दिख रहा है जिसके अंदर मोर देन पिगमेंट होते हैं ग्रीन्स के अलावा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वो प्लांट्स को कलेक्ट करना है। अच्छा ये समझना, स्टेप वाइज बता रहे हैं। इसको 3-4 डेज तक हमें इसको डार्क एरिया में स्टोर करना है। जैसे स्टोर करोगे तो अंदर का जितना भी स्टार्च होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसको ओपन एरिया में लेके आना है और जो लीफ के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसको हमें ट्रेस करना है। वाई? बिकॉज ये हेल्प करेगा हमारे रेफरेंस के लिए। क्योंकि इसके अंदर जित सपोज ये लीफ है और यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट, ये एग्जांपल लेते हैं। ये लीफ को अगर मैं ट्रेस करूंगा तो मुझे ये देखना है कि ग्रीन कलर कहाँ पे प्रेजेंट था, तो मुझे उसको मार्क कर देना है रेफरेंस के लिए। फिर क्या करना है हमें? जैसे ये लीफ को हमने कलेक्ट किया सबसे पहले इसको बॉईल करना है वाटर के साथ। सेकेंड, उसको रिएक्शन करना है अल्कोहल के साथ। एंड थर्ड, उसके ऊपर क्या ऐड कर देना है? आयोडीन। अब देखो रीजन, क्वेश्चन आता है कि हमने स्टार्टिंग में ही वाटर के साथ उसको बॉईल क्यों किया, क्यों अल्कोहल के साथ क्यों नहीं किया स्टार्टिंग में? रीजन है, लॉजिक लगाओ। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था क्यूटिकल। क्यूटिकल होता क्या है? एक आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस के ऊपर जो उसको वाटर प्रूफिंग लेयर बना रहा है। तो ये बॉइल वाटर ने क्या कर दिया? उस क्यूटिकल लेयर को ही रिमूव कर दिया, जिससे मैक्सिमम चांसेस क्या हो गया? कोई भी केमिकल्स हम एंट्री करवा सके। Then, what is the role of alcohol in this activity? The role of alcohol is decolorization of leaf.
क्या होता है डिकलरेशन के, जितना भी कलरफुल आपको पार्ट दिख रहा है पूरा डिकलराइज हो जाएगा। देन उसके ऊपर क्या ऐड कर देना हमें, आयोडीन। अब जैसे आप लोग आयोडीन ऐड करोगे तो देखो जहां पे भी ग्रीन पार्ट था उधर क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। जहां पे नॉन ग्रीन पार्ट था उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जिससे मुझे प्रूव क्या हो गया कि जिसमें भी ग्रीन पार्ट होगा उधर ही क्या फॉर्मेशन हुआ होगा, स्टार्च। इसी की वजह से आयोडीन की जो टेस्ट होती है मुझे वहां पे क्या मिला, पॉजिटिव रिजल्ट, कलर चेंज मिला। इससे मुझे प्रूव हो गया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, देन आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दिया है, देखो टॉपिक वाइज जा रहे हैं बच्चों, जिससे आपको एनसीईआरटी भी आपको ओपन करके रखी होगी, रीड करते जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज वो समझ में आएगा। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, एक माइनर पोर प्रेजेंट इन द लीफ, जो गैसियस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। और वो किससे कवर्ड होता है, तो ये याद रखना, इट इज कवर्ड बाय गार्ड सेल। सो व्हाट इज द गार्ड रोल ऑफ गार्ड सेल, फर्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपने पहले से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। क्या होता है, what is the role of guard cell, it helps to opening and closing of stomata depends on water concentration। कि गार्ड सेल में अगर वाटर कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो इसको ये क्या करेगा, ओपन करेगा। वाटर कंसंट्रेशन लो हो गया तो इसको ये क्या करेगा, क्लोज करेगा। ये होता है रोल ऑफ गार्ड सेल। सेकेंड आता है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गार्ड सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इससे प्रूव क्या होगा कि गार्ड सेल भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फिर आता है सेंटर वाला जो पोर होगा उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, इट हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस it also helps in transpiration। एंड गैसियस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करेगा और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, फर्स्ट जितना ज्यादा वाटर बाहर से वेपराइज होगा अंदर से बाहर जाएगा उतना कॉन्सेंट्रेशन यानी वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। फर्स्ट रोल इसका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकेंड क्या होता है, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना वो बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है ये वाली, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हमें ये प्रूव करना है कि चलो हमने देख लिया कि CO2 क्लोरोफिल तो नेसेसरी है ही, तो देखते हैं अभी कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग को अगर याद हो एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम गिवन है कि यहाँ पे हमने कुछ और डायग्राम बनाया कि सेम प्रोसेस करनी है, 2 हेल्दी प्लांट्स लेने हैं, उसको 3-4 डेज हमें स्टोर करना है डार्क एरिया में जिससे स्टार्च यूटिलाइज हो जाए। फिर उन दोनों को ओपन एरिया में लेके आना है और उनको हमें रखना है सेपरेटली ग्लास जार के अंदर। ये मैंने यहाँ पे प्लांट रख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लेने हैं कुछ केमिकल्स। यहाँ पे हमने ले लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हमें कुछ नहीं रखना। अब देखो प्रोसेस को अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ पे देखो हमें पता है प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, CO2। प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सी गैस बाहर निकाल रहे हैं, CO2। वही गैस किसके लिए यूज कर रही है, फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे CO2 गैस रिलीज हुआ उस CO2 गैस को एब्जॉर्ब किसने कर लिया, KOH ने। अब यहाँ पे मैक्सिमम CO2 इसके पास अवेलेबल है, नो। यहाँ पे मैक्सिमम CO2 इसके पास अवेलेबल है, यस। जिसकी वजह से इस वाले ग्लास जार के अंदर, बी वाले के अंदर क्या परफॉर्म होगा, फोटोसिंथेसिस। इसके फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होगा नहीं, क्यों, जो CO2 उसके पास जो बचा हुआ था उसको एब्जॉर्ब किसने कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे तो कोई केमिकल्स है ही नहीं जिसकी वजह से वहां पे कोई CO2 का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाया। तो डायरेक्टली प्लांट ने क्या ले लिया, वही CO2 यूज कर लिया फॉर फोटोसिंथेसिस। देन क्या करना है, हमें प्लग द लीफ, ए में से एक लीफ लेना है, बी में से एक लीफ लेना है,
फिर वही स्टेप, फर्स्ट बॉइल विथ वाटर, देन अल्कोहल, देन आयोडीन टेस्ट। तो क्या होगा कि एक ग्लास जार के अंदर कोई भी मुझे कलर चेंजेस शो नहीं होगा, बट बी ग्लास जार के अंदर कलर चेंज शो होगा, जिससे मुझे प्रूव हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर होगी। फर्स्ट हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सेकेंड हमने क्या देखा क्यों कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ एक्टिविटी आपको? नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो लॉजिक लगा, सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? नो। क्योंकि अगर आपने नियर बाय कोई गार्डन देखे हो, बॉटनिकल गार्डन देखे हो, नियर बाय कहीं पे जा रहे हो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स नहीं होते, तो वो फूड नहीं बना सकते क्या? तो वो क्या करेंगे, अदर प्लांट्स के ऊपर, अदर होस्ट के ऊपर डिपेंड्स होंगे फॉर फूड। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक। मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोडक्शन नहीं करते बट किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, किसके लिए, फॉर फूड। एग्जांपल है यहाँ पे, देखो एक डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं, क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड is known as heterotrophic nutrition. Living organism depends on other living organism for food is known as heterotrophic nutrition. क्या हो रहा है इसके अंदर, थ्री टाइप्स हमें देखने हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो देखो सेप्रोफाइटिक यानी क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मेटल्स। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हो गए, फंगस के। क्लियर? पैरासिटिक, पैरासिटिक यानी क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड विदाउट किलिंग देम। बिना उसको किल किए उसके ऊपर डिपेंड होना फूड के लिए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या हो रहा है, दे फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासिटिक। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, एग्जांपल इसमें याद रखना है, टैपवर्म, लाइस, और हो गया इसके अंदर कसकटा, जो एग्जाम एनसीईआरटी में गिवन है। कसकटा प्लांट्स भी क्या होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक यानी क्या होता है, द इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। हम क्या कर रहे हैं, फूड को इंटेक कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हो, फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। वो सब स्टेप्स किसके अंदर आ गया, होलोजोइक के अंदर। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? पक्का? तो तीन टाइप्स हमें याद रखना है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। रिपीट करें डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोफाइटिक। Parasitic means the living organism depends on other living organism for food without killing them. Third, the organism intake food and digest it within the body. वो क्या हो जाएगा, होलोजोइक। क्लियर? फर्स्ट हमें क्या देखना है अभी, न्यूट्रिशन इन अमोइबा। तो इसके पहले हमें 5 स्टेप्स देखने, कौन कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्या होता है, सपोज मैंने फूड लिया, मैंने एप्पल खाया, वो क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड। सिंपल वही क्या हो गया, देखो इन 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 में अंदर आ रहा है, उसको हम बोलेंगे इंजेशन। इसमें क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। अब क्या हुआ, जैसे फूड अंदर गया, अब उसको मैं क्या स्टार्ट करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। जैसे डाइजेशन हो जाएगा अब क्या होगा, उसका मैं एब्जॉर्ब करूंगा। क्या करूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा। सेल के अंदर हो सकता है, ब्लड के अंदर हो सकता है, एक्सेट्रा। उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब हमारे सेल उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट में रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसी को हम क्या बोलेंगे, इजेशन। मैंने फूड लिया, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, ब्रेक डाउन किया, डाइजेशन,
ब्लड ने सेल ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन, मैंने वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लिया फॉर एक्टिविटी के लिए, वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। फिर बॉडी में से जितना भी वेस्ट होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको मैं रिमूव कर रहा, वो क्या हो गया, इजेशन। क्या होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। क्लियर, पक्का। अभी हम देखेंगे अमीबा के अंदर होता क्या है, समझना बच्चों ये वाले टॉपिक को। सबसे पहले क्या होगा, अमीबा सबको पता है कि उसके आउटर लेयर में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्सेट्रा। अब देखो, व्हेन द फूड पार्टिकल्स कम्स नियर द अमीबा, जैसे फूड पार्टिकल उसके नियर गया, दे फॉर्म सूडोपोडिया एंड एंगल द फूड पार्टिकल्स इनटू द फूड वैक्यूल। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। जैसे फूड इसके पास आया तो यहाँ पे क्या हुआ, स्यूडोपोडिया फॉर्म होके उस फूड को एंगल्फ किया, इंटेक किया, उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन। कहाँ पे गया वो, फूड वैक्यूल के अंदर, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेरी स्टमक ऑफ द अमीबा। जैसे फूड वैक्यूल के अंदर गया, इसने क्या रिलीज किया, फूड वैक्यूल ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन देखो, अब ये क्या होगा, फूड अंदर ही अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिफ्यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। लास्ट में क्या होगा कि जो भी फूड इसके अंदर आया, अब वो सेल क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन में वो यूटिलाइज कर रहा है। और लास्ट में क्या हो रहा है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया, उसको हम बोलेंगे इजेशन। फिर से देखो, पूरी शॉर्ट नोट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हेन द फूड कम्स नियर द अमीबा, दे फॉर्म pseudopodia, एंगल द फूड is known as ingestion. After the ingestion, the food vacuole release digestive enzyme to digest the food particles is known as egestion. After digestion, they diffuse into cytoplasm is known as absorption. After absorption, they utilize the nutrients is known as assimilation. A removal of the waste at any part of the membrane is known as egestion. स्टेप्स याद रखनी है, डायग्राम अच्छे से याद रखना है, तो बाकी थियोरेटिकल आप अच्छे से लिख सकते हो। पहले क्या हुआ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट में क्या हुआ, इजेशन। क्लियर है, इंपॉर्टेंट। देखो, बार बार उसको रिवाइज करोगे ना, रिपीट करते जाओगे ना, तो लर्न हो जाएगा। कुछ हार्ड टॉपिक तो है नहीं, इसको बस बार बार आपको रिवाइज करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, जो भी यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। और देखो, मैंने मैक्सिमम जितने भी पीपीटी होंगे उसमें डायग्राम मैक्सिमम क्यों रखा हुआ है, जितना ज्यादा डायग्राम हमारे माइंड्स के अंदर स्टोर होगा ना, सेरेब्रम के अंदर आप पढ़ोगे उसके बाद, तो वो हमें हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए कि चलो एग्जाम में कोई आंसर नहीं आया, डायग्राम अगर याद हो तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स खुद लिख सकते। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है, हमें न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, जो हमें पहले से गिवन है न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर। ध्यान रखना है क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है। पैरामीशियम का जो शेप होता है ना, वो कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट यानी क्या, फिक्स शेप होता है। अमीबा के अंदर कैसा होगा, यहाँ पे हम दोनों के डिफरेंस लिख रहे हैं, इरेगुलर शेप होगा, किसका, अमीबा का। सेकेंड, इसके अंदर देखो स्पेसिफिक स्पॉट होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक स्पॉट होगा, जो फूड को एंगल्फ करने में हेल्प करेगा, यानी किस में हेल्प करेगा, इंजेशन। क्लियर है। यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो स्पॉट है ही नहीं, तो ये किसके हेल्प लेगा, किसके हेल्प लेगा आपको बताइए, स्यूडोपोडिया की। किसके हेल्प लेगा, स्यूडोपोडिया की, एंगल्फ करने में। सेकेंड, अब देखो इसमें मूवमेंट करने के लिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो ये सीलिया उसको एंगल्फ करवाने में भी हेल्प कर रहा है, मूवमेंट करने में भी हेल्प कर रहा है। सेम यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, स्यूडोपोडिया। क्लियर हो गया। देखो, अमीबा के अंदर कोई स्पेसिफिक स्पॉट होता नहीं कि वो फूल को एंगल्फ कर सके, कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू एंगल्फ कर सकता है, बट पैरामीशियम के अंदर स्पेसिफिक स्पॉट होता है जो उसको एंगल्फ कर सकता है। थर्ड हमें याद रखना है, इसमें स्यूडोपोडिया हेल्प करेगा लोकोमोशन करने के लिए।
इसमें सीलिया हेल्प करेगा मूवमेंट करने के लिए, जिसके थ्रू फूड के पास इजीली पहुंच सके। क्लियर। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंस जो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है? तो देखो अच्छे से समझना, स्टेप वाइज बताऊंगा। सबसे पहले फूड कहां पे जाएगा? माउथ के अंदर। माउथ के अंदर कौन किस किस कांटेक्ट में आएगा? टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड लास्ट में टंग। देन फैरिंग्स, देन एसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप, नंबर लिख देते हैं, सेकेंड, थर्ड, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली जाएगा वो बाहर। एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फर्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? माउथ। देखो स्टेप्स लिखे, हम उसको स्टेप वाइज समझते हैं, अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले फूड कहां पे जा रहा है? माउथ में। माउथ में सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आ रहा है? टीथ। अब ये टीथ क्या करेगा? वो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड किसके कांटेक्ट में आएगा? तो आएगा सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? रिलीज सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज। अब इस सलाइवरी अमाइलेज का भी दूसरा नाम होता है, बस आपको याद होता है तो अच्छी बात है। इसको हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? कि जो स्टार्च होगा, क्योंकि हमने क्या देखा, प्लांट्स फूड कर रहे हैं स्टार्च के फॉर्म में। अब वही स्टार्च अगर हमने इंटेक कर लिया तो ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोस के अंदर। चलो एग्जाम में ये भी नहीं याद हो रहा है तो क्या लिखोगे? इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा कौन? सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर। उसके बाद देखो लास्ट किसके कांटेक्ट में आएगा भी? ये टंग। थर्ड किसके कांटेक्ट में आएगा? ये टंग। अब टंग क्या करेगा? फर्स्ट मिक्स फूड विद सलाइवा। जैसे ही मिक्स करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे ये फूड के साथ मिक्सचर होगा तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। उसके बाद हमें पता है ये नॉर्मली टंग का फंक्शन क्या है? गिव द टेस्ट ऑफ फूड। और थर्ड, इट हेल्प्स टू पुश द फूड टूवर्ड्स द स्टमक। देखो फर्स्ट हमने माउथ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? पहले टीथ ने हेल्प किया उसको ब्रेक करने में, सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज किया सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज which converts starch into maltose, means it convert complex sugar into the simple sugar. Third, tongue helps to mix the food with saliva. जिस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? bolus. It gives the taste of food and push food towards the stomach. फूड को पुश करेगा टुवर्ड्स द स्टमक। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? एक एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स यानी क्या? इट इज अ बायोकेटालिस्ट। क्या होता है ये? बायोकेटालिस्ट, जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर। पक्का इसको नोट डाउन करते जाना है बच्चों। नेक्स्ट अभी क्या होगा? फूड कहां पे जाएगा? सेकेंड स्टेप में फेरिंग्स एंड सिंपल गला होता है। इसके बाद तो कहां पे जाना है? फूड पाइप के अंदर, जिसको बोलते हैं एसोफेगस। अब देखो नॉर्मली फूड पाइप ऐसी होती है, बट जैसे कोई फूड पार्टिकल्स अंदर एंट्री करेगा ना तो यहां पे कुछ ऐसी मूवमेंट क्रिएट होगी, और उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। जो किस में हेल्प करेगा? विच हेल्प्स टू पुश द फूड्स टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन। क्लियर हुआ। नॉर्मली फूड पाइप हमारी ये होगी, बट जैसे फूड अंदर एंट्री करेगा तो ये देखो कुछ इस तरह से मूवमेंट्स क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा? फूड को पुश करने में हेल्प करेगा। और उसी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं?
पेरिस्टालसिस। सिंपल ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टालसिस। क्लियर हुआ, पेरिस्टालसिस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसोफेगस, जैसे फूड को मूवमेंट किया, ये मूव्स डाउन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट, अब फूड कहां पे जाएगा, थर्ड, स्टमक के अंदर। देखो डायग्राम बना रहे, देखो यहां पे और यहां पे कुछ एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। उसका रोल भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ना कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। अब एक गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड क्या होगा इसके अंदर, पेप्सिन। और लास्ट में इसके अंदर क्या होगा, म्यूकस। सभी के फंक्शन आपको अच्छे से समझना है। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड नाम आ गया तो मीन्स स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाने का काम कौन करेगा, एसिड। प्लस फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे वो माइक्रोब्स को किल करने में भी कौन हेल्प करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl helps to activate the पेप्सिन। पेप्सिन को भी एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, HCl। देखो जैसे ये पेप्सिन बनेगा, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, तो ये जो देखो पेप्सिन का जो पी आ रहा है, पी, तो पी पर से याद रखना है, ये हेल्प करेगा पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन। ध्यान रखना, पेप्सिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर रहा है, पेप्सिन जो होगा वो पार्शियली डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को स्टमक के अंदर। फिर जो म्यूकस होगा, म्यूकस क्या करे, देखो जैसे यहाँ पे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा तो चांसेस क्या है, वो एसिड स्टमक के लेयर के अंदर भी बैक कर सकता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ना अल्सर क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे, अल्सर, जिसको नॉर्मली हम छाले पड़ना जैसे बोलते हैं। तो ये जो म्यूकस होगा ना, यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है कि जिसके थ्रू ये स्टमक वॉल को क्या दे सके, प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम एसिड। तो क्या लिखोगे, म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड। एसिड से हमारी स्टमक वॉल को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, तो म्यूकस। अब देखो एक रोल तो हमारा रह गया, कौन सा, स्पिंटर। अब देखो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, अब डाइजेस्ट हो रहा है तो ये ऊपर आने की भी ट्राई कर सकता है, नीचे जाने की भी ट्राई कर सकता है। तो ये स्पिंटर हेल्प करेगा टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि जो भी फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ उसका बैक फ्लो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पिंटर। लॉजिक लगाओ कि अगर हम, हमारा स्पिंटर ओपन हो गया तो जिससे क्या होगा, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा ना बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं वॉमिटिंग। क्लियर हुआ, तो पता चल गया वॉमिटिंग क्यों हो रही है, स्पिंटर हमारा ओपन हो जाता है इसके लिए। क्यों, इसके ऊपर मैक्सिमम क्या लग जाता है, प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ओपन हो जाता है और क्या हो जाता है, हमें वॉमिट। क्लियर। अभी इसके बाद देखो फूड कहां पे जाने वाला है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पे जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो समझो, यहां पे मैंने बना लिया ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे प्रेजेंट है लीवर, यहां पे प्रेजेंट है पेनक्रियास। समझना इसको, आपको डायग्राम के थ्रू बताने की ट्राई कर रहा हूं। अब देखो यहां पे ना और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है,
जैसे आपको सबको पता है ये क्या होता है, लीवर, ये होता है गॉल ब्लेडर, ये होता है पेनक्रियास। अब देखो गॉल ब्लेडर के थ्रू जो निकल रहा है उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, फिर पेनक्रियास के थ्रू जो ये डक्ट बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो समझो प्रोसेस में वो कह रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंट्री करेगा तो यहाँ पे ये दो ग्लैंड्स के कांटेक्ट में आता है, लीवर एंड पेनक्रियास। अब देखो लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है बाइल। अब जैसे ही बाइल बनेगा, अब ये बाइल को स्टोर करने के लिए कौन हेल्प करेगा, गॉल ब्लेडर। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको जो ये दिख रहा है वो क्या होता है, गॉल ब्लेडर, जो बाइल को स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद जैसे ही फूड अंदर एंट्री करेगा तो ये बाइल क्या करेगा कि जो भी लार्ज फैट होगा, याद रखना लार्ज फैट, सपोज ये लार्ज फैट है, उस फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, बाइल। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, एमल्सिफिकेशन। क्लियर है, इट कन्वर्ट लार्ज फैट इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। बट ये याद रखना है कि बाइल का कोई रोल डाइजेशन में नहीं हो रहा है, ये ओनली हेल्प कर रहा है लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट करने के लिए। पेनक्रियास क्या रिलीज करेगा, तो पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, जो हेल्प करेगा। देखो इसके अंदर 3 केमिकल्स हैं, इसको हम अलग स्लाइड में देख लेते हैं। पेनक्रियास ने रिलीज किया पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 केमिकल्स होंगे, ध्यान से समझना। एक वर्ड याद रखना, ये वाला क्या होगा, ये टाल। किसी की होगी तो मुझे बता देना। टाल। तो टाल क्या होता है, तो टी पर से ट्रिप्सिन, एल पर से अमाइलेज, और एल पर से लाइपेज। इसको लिपेज भी बोल सकते हैं आप लोग। तो देखो याद रखने की ट्रिक्स भी बता रहे, ध्यान से समझना। देखो ट्रिप्सिन आप देखोगे, ट्रिप्सिन इधर भी 3 लेटर्स है, इधर भी 3 लेटर्स है, बीच में कौन आ गया, पी भाई साहब। तो पी भाई साहब पर से आपको याद रखना है ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। क्लियर है। अमाइलेज, तो अमाइलेज आपने कहीं पे सुना था, याद है, हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, शायद आपको याद हो जाए। देखा था यहाँ पे आपने अमाइलेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रहा था, स्टार्च को। स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप से होता है जो ग्लूकोज से बना होता है। क्लियर है। तो मीन्स ये जो यहाँ पे अमाइलेज होगा ये किसको डाइजेस्ट करेगा, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। और लास्ट में कौन बच गया, जो भी स्मॉल ग्लोब्यूल्स से फैट के, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज डाइजेस्ट फैट। उसके बाद क्या होगा, ये तो हेल्प कर ही रहा है, बट फाइनल स्टेप क्या करेगा इंटेस्टाइन, कि जहां पे एक ऐसा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का जहां पे कंप्लीटली ब्रेक डाउन यानी कि डाइजेशन होता है फूड का। कैसे, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो रिलीज करता है इंटेस्टिनल जूस, वो भी क्या रिलीज करता है, इंटेस्टिनल जूस, जिससे वो कंप्लीट डाइजेशन हो सके। तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, कि जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ ना उसको ये कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये पॉलीमर हो गया, ये मोनोमर हो गया। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा जो डाइजेस्ट हो रहा था, तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये मोनोमर ग्लूकोज में। लास्ट में क्या होगा, फैट। फैट पर से आपको क्या याद रखना है, फैटी एसिड प्लस
ग्लिसरॉल, क्या होगा? ग्लिसरॉल। क्लियर है? तो प्रोटीन को कन्वर्ट किया एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, और लास्ट में फैट को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे ना न्यूमरस इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे इस तरह से, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। अभी विली के अंदर देखो अच्छे से समझना क्या होता है। ये विली है, विली के अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, आउटर लेग कवरिंग होगा, एपिथेलियल सेल से बना होगा, टिश्यू से। इसके नियर बाय कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स होंगी। ये क्या होती है? ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे कि जो भी ग्लूकोज बना, जो भी एमिनो एसिड बना, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? ब्लड वेसल। अब जो देखो मिडल वाला जो पोर्शन दिख रहा है, उस मिडल वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लैक्टियल। अब वो लैक्टियल किसका पार्ट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का, जो आप ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कि लैक्टियल क्या करेगा कि जो फैटी एसिड बना था उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? लैक्टियल। कौन एब्जॉर्ब करेगा? लैक्टियल। तो विलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू हेल्प्स टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। बराबर? तो जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ, उन डाइजेस्टेड फूड में से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जैसे ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्या होगा उसके बाद? फिर ये कहां पे जाएगा? अभी लास्ट टेस्ट, जिसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन किसकी एंट्री हुई? अनडाइजेस्टेड फूड। उसके साथ कौन आ रहा है? H2O। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर आया उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे ये वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अभी जो भी फूड अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसको स्टोर करेगा ये रेक्टम के अंदर। इसके अंदर? रेक्टम के अंदर। और रिलीज कहां से करेगा? रिलीज करेगा एनस के थ्रू। और ये प्रोसेस को रेगुलेशन करने का काम कौन करेगा? एनाल स्फिंक्टर। याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनाल स्फिंक्टर? इट रेगुलेट द इजेशन ऑफ द फूड। क्लियर? पक्का? गुड। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का लेक्चर का, टीथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? लॉजिक लगा, देखो डायग्राम से दिख ही रहा है। डिकेइंग होना, यानी हमारे टीथ के अंदर डिकेइंग स्टार्ट हो गया, मींस क्या बन रही है? कैविटीज बन रही है। अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो आपको जो व्हाइटिश लेयर दिख रहा है इनेमल का, वो इनेमल का लेयर किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। और यही कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर क्या होता है? अल्कलाइन। जो आप एसिड बेस में भी देखोगे, मीन्स वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। क्लियर है? फिर इसके अंदर की साइड क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है। बट जैसे क्या होगा, देखो अच्छे से समझना, मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू समझा रहा हूं। सपोज हमने क्या लिया? फूड लिया। तो बिफोर मील एंड आफ्टर मील, समझना इसको। बिफोर मील एंड आफ्टर मील। बिफोर, देखो बिफोर का बी पर से याद ना, जब कोई फूड पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस कंडीशन में हमारा माउथ का मीडियम कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा? बेस। बिफोर का बेस। आफ्टर मील, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ की कांटेक्ट में आएगा तो अंदर क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको ब्रेक डाउन करके क्या बना देते हैं? एसिड। तो आफ्टर का ए पर से याद रखना है, हमारा माउथ का मीडियम क्या बन जाता है? एसिडिक। क्या बन जाता है? एसिडिक। क्लियर हुआ? क्या बन गया? एसिड। बिफोर मील माउथ का पीएच होगा बेस, आफ्टर मील माउथ का पीएच होगा ए पर से एसिड,
और एसिड कब बनेगा, जब उसका पीएच जाएगा बिलो 5.5 पीएच। कब जाएगा, बिलो 5.5। ये देखो मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर है। तो आफ्टर मिल माउथ का पीएच होगा एसिडिक, बट कब डिकेइंग स्टार्ट होगा, जब पीएच हमारा जाएगा बिलो 5.5, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे डिकेइंग स्टार्ट होगा। और उसको अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे, टूथपेस्ट जो बेसिक इन नेचर होता है, जो यहाँ पे कैविटी बनाना, जो कैविटी बन रही थी उसको ये क्या करेगा, फिल अप कर देगा। क्लियर। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप ये आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी ओपन करना है, रीड करना है। देखना मैंने एक एक टॉपिक को कवर करने की ट्राई किया कि आप मैक्सिमम आपको रिवाइज हो सके शॉर्ट टाइम के अंदर। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो सकता है बट आपको 2x स्पीड से भी देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, बट ट्राई करना जो भी मैंने बताने की ट्राई की। आप PYQs चेक करोगे ना, तो जितना भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताया ना, कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया, टाइलिंग करके ले लिया, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इनडायरेक्टली एग्जाम में आ चुके हैं। अब यही आपको क्वेश्चंस हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्लियर है। थैंक यू गाइस।